सही, पंखा बंद कर देते हैं बस अपन, और आप इसके ओ करो। हाँ जी भाई, देखो कल अपन ने पढ़ा था, ऊर्जाएं पढ़ रहे थे पहले तो, कक्षा में वेग पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन का भाई, है ना। कक्षा में वेग के बाद में कोई बता सकता है भाई कहां तक करा दिया था मैंने, है क्या याद किसी को? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो गई थी क्या? चलो नहीं याद है तो नहीं सही, अपन सबसे पहले तो ये चलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा करा दी थी क्या कल महिमा? गतिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा ये करवा दिया था या नहीं करवाया था, या केवल वेग ही कराया था? यस और नो में जवाब दे दे। गतिज ऊर्जा करा दी थी क्या? नो सर, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग तो करा दिया था ना, इलेक्ट्रॉन का वेग करवा दिया था महिमा। चलो जी, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन चलते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mvn का स्क्वायर होता है, तो ये लिख दिया। अब प्रथम परिकल्पना से क्या आती है, परिकल्पना से बताओ। mvn का स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन रखने पर ये मान जो है अपने पास इसमें रख दो, तो के एन बराबर क्या आएगा, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर एन। ये समीकरण नंबर हो गया भाई 1। अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का यू एन होती है अपने पास। अब अपन जानते हैं U बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर होता है से। इलेक्ट्रॉन जो है भाई नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो दो आवेश हो गए, एक तो हो गया नाभिक और दूसरा उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये नाभिक हो गया Q1 बराबर प्लस में जेड ई, और इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस में ई से क्या आएगी स्थितिज ऊर्जा UN बराबर के जेड ई माइनस ई अपॉन आर एन। तो UN का सूत्र बन गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 की तुलना करो, देखें एक बार। समीकरण है 1 व 2 से, 1 में 2 का भाग दे दो भाई, ऐसे समझ में नहीं आता है तो। के एन अपॉन यू एन बराबर 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन अपॉन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो के एन अपॉन यू एन किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के बराबर हो जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं के एन अपॉन यू एन बराबर माइनस में 1/2, या ये लिख सकते हैं के एन बराबर माइनस यू एन बाई 2, माइनस में यू एन बाई 2। अतः गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होता है, आधी रहती है भाई। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं यू एन बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2kn। अतः स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के कितने के बराबर होती है, 2 गुने के बराबर होती है। अब अपन चलते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा En, तो En बराबर Kn प्लस UN। चाहो तो UN का मान लिख दो ये वाला, तो UN का मान रखने पर मान रखने पर मान रखोगे
तो ई एन बराबर क्या आएगा, के एन माइनस 2 kn, और ई एन बराबर हो जाएगा माइनस के एन। ये गतिज ऊर्जा में और कुल ऊर्जा में संबंध है, मतलब कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, परंतु चिन्ह किसका होता है, माइनस का चिन्ह होता है भाई अपने पास। ठीक है, ये तो बात हो गई इसमें। आगे अपन चलें, के एन का मान ये लिख दूं माइनस में un/2 से, तो ई एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस un/2। तो अपन ये कह सकते हैं ई एन बराबर क्या हो जाएगी, un/2। तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई। कल कहाँ, चलो जी भाई स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है देखो भाई, इनका एक बार पहले मैं अनुपात निकलवा देता हूं, है ना, इनका अनुपात है क्या होता है। देखो ई एन बराबर क्या है, माइनस का के एन है, यू एन बराबर क्या है, माइनस का 2kn है। ठीक है ना, ये आया ही है अपने पास, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों को अभी पढ़ी रखा है। तो अब अपन चलते हैं, ये तो बात हो गई इनकी। मैं अनुपात निकाल रहा हूं ई एन, अनुपात का ई एन का मोड, फिर अनुपात यू एन का मोड, अनुपात के एन का मोड। तीनों ऊर्जाओं के परिमाण का अनुपात निकाल रहा हूं भाई मैं। क्या निकाल रहा हूं, तीनों ऊर्जाओं के परिमाण का अनुपात। ई एन का मान कितना है बताओ, माइनस के एन, तो मोड लेके लिख दो माइनस के एन, अनुपात यू एन का मान कितना है, -2kn का मोड, अनुपात के एन तो के एन ही होगी का मोड। देखो भाई मोड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तीनों में से के एन कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनका क्या अनुपात बनेगा बताओ। चलो ई एन अनुपात यू एन अनुपात के एन का मोड, चलो जी भाई क्या आएगा, 1:2:1। तो ये इनके परिमाण का अनुपात होता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन। चलो जी भाई, अब अपन चलते हैं इसमें। प्रियंका फिर वापस जुड़ रही है क्या, देखो ई एन बराबर क्या आया, -kn आया। ठीक है ना, के एन का मान रखने पर, का मान रखने पर क्या आएगा बताओ, ई एन बराबर -1/2 kZe² अपॉन क्या था, आर एन। अब कल मैंने आर एन का मान पढ़ा ही रखा है, तो आर एन का मान रखने पर क्या आएगा बताओ जी भाई, आर एन बराबर ये पढ़ाया था n² ε0 h² अपॉन जेड पाई e² m रखने पर, ये रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ई एन बराबर बोलो
-1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम। आ गया होगा समझ में? ये ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं करना है अपने को, तो ऊपर भेजा तो माइनस में 1/2, इस के का मान रख देता हूं भाई मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर। ऊपर ये जाएगा यहाँ तो क्या आएगा जेड पाई ई स्क्वायर एम, ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच का स्क्वायर हो गया अपने पास। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो कर लो कैंसिल आउट, ये इससे कट गया अपने पास देखो, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी नहीं कटेगा, तो ई एन का मान क्या आया माइनस जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन ये 8 हो गया 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूं, तो ई एन बराबर क्या जाएगा माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन ये हो जाएगा एन स्क्वायर 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। देखो भाई ये सारे नियतांक है, देखो एक दरवाजा पूरा का पूरा ई नियतांक एम नियतांक 8 एप्सिलॉन 0 एच सब नियतांक हैं, तो मान रखेंगे अपन, तो अपने पास आएगा ई एन बराबर माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर ये जो आर डैश है ये किसके बराबर है ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। सारे मान रख के कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो आर डैश का मान आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का ही मात्रक है, आप सब जानते ही हो अपने पास, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई। अगर जूल में बदलना चाहते हो तो आर डैश 13.6 आवेश का मान रख दो 10⁻⁻⁻19 1696 9 16 48 9 57 5 16 और 5 21.76 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ये आंसर किस में आ गया जूल में। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गए सारे, इसमें डाल देता हूँ। हाँ जी भाई, ये यहां तक आया अपने पास ई एन बराबर आया माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन क्या आया एन स्क्वायर। अब अपने पास देखो एन का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा के मान में कमी आएगी, है ना। लग तो ऐसा ही रहा है मुझे भी, लेकिन वास्तव में क्या होती है वृद्धि हो जाती है। कारण बताता हूं, ये एन बढ़ेगा तो ई के मान में क्या आएगी कमी, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का चिन्ह है, जिसके कारण ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसको यूं समझ लो कि जैसे मान लो कि पहले एन का मान कुछ है और ई का आंसर आ रहा है माइनस में 10 आ रहा है,
अब ई के मान में वृद्धि की तो ई के इसके एन के मान में वृद्धि की तो ई के मान में कमी आएगी। अब मान लो कि ई का मान घट के -8 रह गया, ज्यादा कौन सा है इनमें से? -8 ज्यादा है, -10 कम है। इसका मतलब ये हुआ एन का मान बढ़ने पर ई के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा यहां से कमी आएगी, लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का। तो वास्तव में क्या होगा? ये कुल ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। अब अपन जानते हैं कुल ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा में परंतु क्या आ जाएगी? कमी, क्योंकि गतिज ऊर्जा इनके उल्टी चलती है, तो गतिज ऊर्जा कम होगी। तो उच्च कक्षाओं में जाने पर कुल ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है, परंतु गतिज ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। तो अपन ये लिख सकते हैं, अतः उच्च कक्षाओं में जाने पर स्थितिज व कुल ऊर्जा बढ़ती है तथा गतिज ऊर्जा घटती है। गतिज ऊर्जा तो घटेगी और ये दोनों क्या होगी? बढ़ेगी। आगे अपन चलें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए चलता हूं मैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर कितना हो जाएगा? 1। Z बराबर 1 तो En बराबर -r डैश 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर आ गया। प्रथम कक्षा का मतलब है बोर की कक्षा। n बराबर 1 हो जाएगा। के कक्षा है भैया, के LMNO होता है कि नहीं होता है? तो प्रथम कक्षा के लिए क्या होगा? के लिए n का मान 1 रखो तो E1 माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर। ऊर्जा कितनी आ गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 दूसरी कक्षा, द्वितीय कक्षा n बराबर 2 L कक्षा हो जाएगी ये, ठीक है। E2 का मान कितना आएगा निकालोगे तो बताओ? माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए निकालोगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया ना कैसे निकालोगे? 1 की जगह 2 रख देना, 2 की जगह फिर 3 रख देना, फिर 5 रख देना, जो भी रखना चाहते हो। चौथी कक्षा में ऊर्जा होती है 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवी कक्षा में ऊर्जा होती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंतिम कक्षा के लिए बोलो भाई क्या होगा? अंतिम है कक्षा के लिए अनंतवीं कक्षा हो सकती है, क्योंकि संख्याएं कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो लास्ट ऑर्बिट के लिए ई इनफाइनाइट बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे अनंत का स्क्वायर। और ई इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अतः अंतिम कक्षा में ऊर्जा किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। मनोज ने आंसर दिया है भाई, सही है। अब अपन एक चीज देखें, पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी है? माइनस में 13.6। दूसरे में ऊर्जा माइनस में 3.4। तीसरे में माइनस में 1.51। चौथी में माइनस में 0.85। तो जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। ऊर्जा का मान में वृद्धि होती है। ये पहली कक्षा में माइनस में 13.6, दूसरी में कितनी है? माइनस में 3.4। इनमें से संख्या कौन सी ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है, तो पहली कक्षा में कम हो गई, दूसरी कक्षा में उससे ज्यादा हो गई, तीसरी कक्षा में और ज्यादा हो गई। तो जैसे जैसे उच्च कक्षाओं की ओर आगे बढ़ते हैं ऊर्जा के मान में वृद्धि होती चली जाती है। और अंतिम कक्षा में ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। एक चीज और चलता हूं मैं। देखो भाई, अनंत तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। सभी कक्षाओं में ऊर्जा, कुल ऊर्जा धनात्मक है या ऋणात्मक है? ऋणात्मक है। अपने यहाँ फिजिक्स में
कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने का मतलब होता है कि वह तंत्र बद्ध अवस्था में है। बद्ध का मतलब बंधा हुआ है भाई। कौन सी अवस्था में है? बद्ध अवस्था। ये बद्ध अवस्था का अंग्रेजी में बोलते हैं बाउंड स्टेज, है ना। अब ये बाउंड क्या होता है? बाउंड का मतलब बाध्य कर देना या मजबूर कर देना या बंधे हुए होना। एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए हैं और कोई कर्जा नहीं है, तो मैथ्स के हिसाब से मेरी एंट्री क्या करोगे तुम? प्लस में 100 रुपए हो गए। मेरे पास 100 रुपए हैं और कोई कर्जा नहीं है, तो मैथ्स के हिसाब से एंट्री क्या हो जाएगी? प्लस में 100 रुपए। अब मान लो कि ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में मेरे पास 100 रुपए हैं लेकिन 100 रुपए का कर्जा भी है, तो एंट्री कितनी हो जाएगी मेरी? प्लस में 100 और माइनस में 100। तो टोटल रुपए कितने हो गए मेरे पास? 0। उसके बाद में एक तीसरी कंडीशन है, मेरे पास कोई रुपए नहीं है लेकिन 100 रुपए का कर्जा और है, तो अब एंट्री क्या लिखोगे बताओ? माइनस में 100 रुपए। इनमें सबसे बेकार स्थिति कौन सी मानी जाएगी? तीसरी वाली। कर्जा होना बेकार है कि नहीं है? अपने पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, कर्जा भी नहीं है और पैसे भी नहीं है तो भी कोई ठीक नहीं, ठीक है। परंतु यदि कर्जा है इसका मतलब स्थिति बेकार है। अब मेरे में कोई 100 रुपए मांगता है, इसका मतलब मैं उस आदमी के दबाव में हो गया, है ना। तो बाध्य हो गया कि नहीं हो गया उसकी बात मानने के लिए? अगर वो दो बात कहेगा तो सुननी भी पड़ेगी। तो ये कर्जा यहाँ पर पैसों का है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने भी कर्जा ले रखा है, इसीलिए उसकी कुल ऊर्जा क्या आ रही है? सारी की सारी माइनस में आ रही है। इलेक्ट्रॉन ने पैसे नहीं ले रखे हैं उधार किसी से, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का कर्जा कर रखा है। अब सवाल उठता है कि उसने ऊर्जा कहाँ किससे ले रखी है, किससे ऊर्जा कर्जा ले रखा है? तो उसको यूं मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने नाभिक से कर्जा ले रखा है। इलेक्ट्रॉन ने किससे कर्जा ले रखा है? नाभिक से कर्जा ले रखा है। अतः जब तक इलेक्ट्रॉन कर्जा नहीं चुका देगा वह कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता, जाने ही नहीं देगा नाभिक उसको। क्योंकि नाभिक जैसे इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो नाभिक कहेगा बोले पहले ये कर्जा दे के जा फिर भाग जा, बोले अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से स्वतः मुक्त नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली भाग नहीं सकता है। वो कब भाग सकता है? जब वो कर्जा चुका दे। अब कर्जा चुकाने के लिए उसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? अतः इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से स्वतः मुक्त नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधा हुआ है और चक्कर लगाने के लिए भी बाध्य कर रखा है। आ गया होगा मेरे हिसाब से तो समझ में, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? चलो तो हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले चलो वो पढ़ा देता हूं मैं।
इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति। इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण की आवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आवृत्ति क्या होती है वो अपन स्टडी कर लेते हैं। एफ से लिखेंगे भाई, एफ एन से। सबसे पहले समय का सूत्र बोलो तुम तो, बराबर दूरी बटे चाल। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये आवर्तकाल लिख दिया अपन ने, टी एन। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, वृत्ताकार कक्षा की परिधि हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 2 पाई आर एन अपॉन चाल क्या हो जाएगी, वी एन हो जाएगी। आगे अपन बढ़े, आवृत्ति क्या होगी ये बताओ भाई। एफ एन आवर्तकाल का उल्टा किसके बराबर होता है, आवृत्ति के बराबर। तो उल्टा कर दो, एफ एन बराबर क्या होगा, वी एन अपॉन 2 पाई आर एन हो जाएगा। मान रखें इनके, वी एन तथा आर एन का मान रखने पर, इन दोनों का मान रखो, मान बता ही रखा है मैंने। एफ एन बराबर वी एन का मान बोलो भाई। वी एन का मान क्या आया था, जेड ई स्क्वायर अपॉन एन 2 एप्सिलॉन 0 एच, यही आया था शायद, ठीक है। अपॉन 2 पाई इंटू आर एन का मान एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच का स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम, ठीक है। तो ये आ गया जिसका मान है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको तो काट दो, ये तो इससे कट जाएगा अपने पास, और कुछ कट नहीं रहा है, केवल यही कटेगा। ये जेड ई स्क्वायर एम कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो एफ एन बराबर क्या आएगा बताओ, जेड ई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर एम, नीचे ये एन इंटू 2 एप्सिलॉन 0 एन एच, ये ऐसा कैसे लिख दो नीचे वाला, इंटू क्या आएगा 2 एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच का स्क्वायर हो गया। इनको गुणा कर लो, जो भी गुणा हो रहा है सारा का सारा। तो एफ एन बराबर क्या आएगा, जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन, बोलो भाई, 4 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एन की पावर 3 और एच की पावर 3। इसको थोड़ा दोबारा लिख लें अपन, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन की पावर 3 ई की पावर 4 एम बटे 4 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच की पावर है 3। आ गया होगा समझ में। तो एफ एन समानुपाती जेड स्क्वायर हो गया और एफ एन समानुपाती एन की पावर है 3 हो गया, दोनों ही आ गए अपने पास, ठीक है। अब आवर्तकाल अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा बताओ, उल्टा कर दो, टी एन बराबर 1 अपॉन एफ एन, इसका उल्टा करेंगे तो क्या रहेगा, आवर्तकाल का सूत्र बोलो भाई। टी एन बराबर एन की पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर 4 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच की पावर 3 अपॉन ई की पावर 4 एम के बराबर हो गया। तो टी एन समानुपाती एन की पावर 3, टी एन समानुपाती 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और हाँ, हो गया भाई। चलो तो हो गया तो
हाँ भाई, नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखो भाई, क्या होता है, यदि किसी कांच की नली में काफी कम दाब पर, यदि किसी कांच की नली में काफी कम दाब पर हाइड्रोजन गैस भरकर या तो उसको गर्म किया जाए, मतलब तापमान दे दिया जाए, या फिर उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो दोनों ही तरीके ऊर्जा देने के हो गए अपने पास। गर्म करोगे तो भी परमाणु को ऊर्जा मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाएगी, या फिर अपने पास मान लो कि उसको अपन ने धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित की तो भी परमाणु को ऊर्जा मिलेगी। परमाणु को ऊर्जा मिलेगी मतलब अपने पास क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। तो जब किसी कांच की नली में काफी कम दाब पर हाइड्रोजन गैस भरकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है या उसे गर्म किया जाता है, तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की रेखाएं दिखाई देती है। इसे हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बामर नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसमें कुछ लाइनें देखी थी मतलब वो दिखाई दी थी, तो दृश्य प्रकाश हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जो भी प्रकाश या जो भी तरंग अपने को दिखाई देती है वो दृश्य प्रकाश हो गया। तो बामर ने अपने पास दृश्य तरंगें देखी थी, इसीलिए बामर श्रेणी में से, आगे अपन पढ़ेंगे भी श्रेणियां, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां पढ़ेंगे, इसीलिए अपने पास बामर श्रेणी में से आप ये देखोगे कि बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। दृश्य क्षेत्र का मतलब होता है जिनको देखा जा सकता है। तो इसके लिए एक सूत्र तो बामर ने दिया था और एक सूत्र जो है रिडबर्ग ने दिया था भाई। जो रिडबर्ग ने सूत्र दिया था वो ज्यादा व्यापक सूत्र माना जाता है। ये रिडबर्ग सूत्र था, उन्होंने ये दिया था बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए उन्होंने बताया था 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ पर लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, r जो है वो रिडबर्ग नियतांक है भाई, और इसका मान 1.099737 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है भैया, प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये n जो है ये कक्षा की संख्या है, कौन सी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर इसका मान ज्ञात किया जाता है, कक्षा की संख्या। ठीक है, तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला कहा जाता है, कौन सी श्रेणी के लिए है, बामर श्रेणी के लिए है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अब टॉपिक टाइम भी कम बचा है भाई, है ना, तो क्लास इतनी रहेगी आज तो।